स्वागतम। वंदे मातरम। कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे कि कारक क्या होता है, इसके कौन कौन से भेद हैं या फिर इसकी परिभाषा, उदाहरण आदि। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों यानी कि विशेषतः जो क्रिया होती है उससे जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में जो राम है वो क्रिया यानी कि मारा का कर्ता है। रावण इस मारण क्रिया का कर्म है, बल्कि मरता कौन है? रावण। इसलिए बाण से ये क्रिया संपन्न की गई, अतः बाण है वो क्रिया का साधन होने से करण हो गया, बल्कि इसकी वजह से ये सारा कार्य वो संपन्न हो रहा है। अब है कारक और कारक चिन्ह, इनके भेदों की संख्या वो देख लीजिए। तो हिंदी में कारकों की संख्या वो 8 मानी गई है। इन कारकों के नाम और उनके कारक चिन्हों का विवरण देख सकते हैं आप कि कर्ता तो इसके सामने कारक चिन्ह होगा ने, कर्म तो को, ए आदि, करण तो से और के द्वारा, संप्रदान तो को, के लिए आदि, अपादान तो से, संबंध तो का, की, के या रा, री, रे या ना, नी, ने। अब है अधिकरण, इसमें होता है में और पर, और संबोधन में होता है हे, अरे, ओ आदि। अब यहाँ पर आपने जैसे देखा है कि करण और अपादान इन दोनों में ही से आया है, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। तो वो अंतर क्या है वो आप देख लीजिए। करण और अपादान में अंतर यह है कि दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु इन दोनों में भी मूलभूत वो अंतर है। कैसे? करण वो क्रिया का साधन या उपकरण है, जबकि कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे ही हम करण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि मैं कलम से लिखता हूँ। यहाँ कलम वो लिखने का उपकरण है, अतः कलम शब्द का प्रयोग करण कारक में हुआ है। जबकि एक अन्य उदाहरण है अपादान के आधार पर। अपादान में होता है मतलब अलगाव का भाव वो निहित होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा मतलब कि अलग हो गया। अब अपादान कारक वो पेड़ में है, पत्ते में नहीं। जो अलग हुआ है उसमें अपादान कारक नहीं माना जाता, अपितु जहाँ से अलग हुआ है उसमें अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ वो तो अपनी जगह स्थिर है, पत्ता अलग हो गया, अतः जो स्थिर वस्तु है उसमें अपादान होगा। जैसे एक दूसरा उदाहरण है कि वह गांव से चला आया, तो यहाँ गांव में अपादान कारक होगा क्योंकि वो गांव से अलग हुआ। अब एक कारकों की पहचान वो कैसे की जाती है? तो कारकों की पहचान वो कारक चिन्हों से की जाती है। कोई शब्द जिस कारक में प्रयुक्त है यह वाक्य के अर्थ पर भी निर्भर होता है। सामान्यतः कारक वो निम्न प्रकार पहचाने जा सकते हैं। पहला है कर्ता, तो मतलब क्रिया को संपन्न करने वाला, वो कर्ता कहलाता है। कर्म तो क्रिया से प्रभावित होने वाला, मतलब कि जिस पर प्रभाव पड़ रहा है। करण यानी कि क्रिया का साधन या उपकरण, मतलब कि जिससे वो क्रिया हो रही है। अब है संप्रदान, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाती है वो कहलाता है संप्रदान। अपादान मतलब जहाँ अलगाव होता है वहाँ ध्रुव या जो स्थिर वस्तु होती है उसमें अपादान होता है। अब है संबंध, जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए। अब है अधिकरण, जो क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए, उसे कहते हैं अधिकरण। अब है संबोधन, किसी को भी पुकार कर संबोधित किया जाए उसे हम कहते हैं संबोधन। जैसे कुछ यहाँ उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसा शुद्ध वाक्य दिए हुए हैं यहाँ पर कि तेरे को कहाँ जाना है, जबकि शुद्ध क्या होता है कि तुझे कहाँ जाना है। फिर कहा कि अशुद्ध में कि वह घोड़े के ऊपर बैठा है, जबकि शुद्ध होता है कि वह घोड़े पर बैठा है। तो ये कारक संबंधी अशुद्धियाँ होती है ना, उनके बारे में बताया जा रहा है। उसके कुछ उदाहरण हैं। अब है अशुद्ध कि रोगी से दाल खाई गई, जबकि सही है रोगी के द्वारा दाल खाई गई। अगला है मैं कलम के साथ लिखता हूँ, जबकि सही होता है कि मैं कलम से लिखता हूँ। फिर है मुझे कहा गया था, जबकि सही होता है मुझसे कहा गया था। फिर है लड़का मिठाई को रोता है, जबकि सही है लड़का मिठाई के लिए रोता है। फिर है इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, जबकि सही होता है
इस किताब में बहुत कुछ है। मैंने आज पटना जाना है, जबकि सही होता है मुझे आज पटना जाना है। तेरे को मेरे से क्या लेना देना, जबकि सही होता है तुझे मुझसे क्या लेना देना। अगला है उससे कह दो कि भाग जाए, जबकि सही होता है उससे कह दो कि भाग जाए। अगला है सीता से जाकर के कह देना, जबकि सीता से जाकर कह देना, यह सही होगा। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, जबकि सही है तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। अगले में मैं पत्र लिखने को बैठा, जबकि मैं पत्र लिखने के लिए बैठा। मैंने राम को ये बात दी थी, जबकि बात कह दी थी, तो मैंने राम से ये बात कह दी थी, सीधा ये होगा। अगला है कि इन दोनों घरों में एक दीवार है, जबकि इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। तो इस तरह से कारक संबंधी अशुद्धियाँ होती है जो हम लिखते हैं। तो वैसे तो हमारे अनुभव के आधार पर हमें पहचान में आ जाता है, पर फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाए तो हम इनसे सीख सकते हैं। तो कारक इतने ही थे। अब है आपके काल। काल यानी जैसे टेंस अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो यहाँ पर है काल। तो क्रिया के जिस रूप से यह जो कार्य होता है वो व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है, उसे हम काल या समय कहते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। तो अब है वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्रिया व्यापार की वो निरंतरता रहती है। मतलब क्या हुआ, व्यापार का मतलब वो जो कार्य चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। तो इसके 5 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान। इसका उदाहरण है कि ये पढ़ता है, मतलब ये वर्तमान सामान्य तौर पर चल रहा है। अगले में कह रहे हैं तात्कालिक वर्तमान, मतलब कि यह पढ़ रहा है, मतलब अभी पढ़ रहा है, ये कार्य चल रहा है। तत्काल यानी कि वर्तमान समय में पूर्णतः चल रहा है। अगले में पूर्ण वर्तमान, यानी कि वह पढ़ चुका है, मतलब ये कार्य हो चुका है। अगला है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध का मतलब कि अभी संशय है कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे कि वह पढ़ता होगा, मतलब कन्फर्म नहीं है। अगला है संभाव्य वर्तमान, मतलब कि वह पढ़ता हो, मतलब कि पढ़ता हो भी सकता है और नहीं भी। तो इस तरह से यहाँ संभावना है। अब दूसरा है आपके भूतकाल। भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, मतलब कि कार्य हो चुका है ऐसा बोध होता है। जैसे इसके 6 भेद है आपके। पहला है सामान्य भूत, यानी कि सीता गई, मतलब कि ये सामान्य भूतकाल है। आसन भूत, सीता गई है, मतलब कि अभी अभी गई है। पूर्ण भूत, सीता गई थी, मतलब कि ये कार्य हो चुका। अपूर्ण भूत, सीता जा रही थी, मतलब कि अपूर्ण है, जा रही थी मतलब अभी गई नहीं। संदिग्ध भूत, सीता गई होगी, मतलब कि संशय कन्फर्म नहीं है इसलिए। अगला है हेतु मदभूत। इसे कहते हैं सीता जाती, कि क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, जाती लेकिन नहीं जा पाई।